कंटेनर की पुरहोल तारीकी और तन्हाई में एक एक करके मेरी निगाहों के सामने नाच रहे थे। वो सब मौत के सुदागरों की जद में आए हुए बासरवत लोगों की कहानियां थीं। कौन जाने कि उन मुफलिस घरानों पर कैसी कैसी कयामत ना बीत जाती होगी, जहां 8-10 अफराद के कुंबे की कफालत का वाहिद सहारा दोस्तों की सोबत में हेरोइन का पहला कष्ट लेकर इस जहरीले सरूर से आशना होता है, और फिर रफ्ता रफ्ता अपनी जिम्मेदारियां, घर बार, बाल बच्चे, माँ बाप और रोजगार तक को भूलकर हेरोइन की धुआं उगलती हुई तलतलों में गहरा और गहरा गर्क होता चला जाता है। यहाँ तक कि किसी कूड़े घर में, पेशाब खाने या तारीक मुताफन गोशे में कज़ा के अजल उसकी रगों में ठहरी हुई आखिरी चंद सांसें भी निचोड़कर उसे सत्तार एदी के मुर्दा खाने का हकदार बना देता है। नाने जमी और छत के साज से महरूम वारसों को अपने इंदुनाक मुसाहिब से इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो हुरमा नसीब अपने बाप, बेटे, भाई या शौहर के लाशे को तलाश करके उसे अपनी जेब से कफन और हाथों से मिट्टी दे सके। मैंने महसूस किया कि वो सब सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और बदन पर थरथरी सवार होने लगी थी। मैं अपने ही ख्यालात से खौफजदा होकर कंटेनर के फर्श से उठ गया। कंटेनर के बंद दरवाजे और बाड़ी की बाज छुरियों से अगर रोशनी की चंद मोहूम सी किरणें अंदर उजाला न फैला रही होती तो इस वक्त तारीकी से मेरा दम घुटने लगता। मैंने तारीकी के एहसास से छुटकारा पाने के लिए इस तराई तौर पर सिगरेट सुलगा ली और सुलगती हुई दिया सलाई को जूते से रगड़ दिया। मुझे अंदाजा था कि मेरी जरा सी बेहतियाती से खुश्क अनाज की बोरियों ने आग पकड़ ली तो वही आहिनी कंटेनर मेरी आधी कब्र में तब्दील हो जाएगा। मायूसी और नाउमीदी के उस घोर अंधेरे में मुझे उम्मीद की बस एक ही किरण नजर आ रही थी कि मेरी मेहनत के नतीजे में छोटे खान ने वीरा को आजाद कर दिया था। वीरा मेरे पकड़ जाने से ही वाकिफ नहीं थी, बल्कि उसने टैक्सी में बेहोश किए जाने से कबल ये भी सुन लिया था कि मुझे अगवा करने वाले सरदार पाइंदा गुल के नमकख्वार थे जो मुझे शिंगार वैली ले जाना चाहते थे। वो लोग गिरोह बंद जरूर थे लेकिन बेहद गैर मुनज़्ज़म थे। छोटे खान ने वीरा को आजाद करने का फैसला करने से पहले ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि रास्ते में उसके आदमियों ने क्या क्या बकवास की थी और उसके क्या नताइज बरामद हो सकते थे। मेरी दुआ थी कि वीरा को वापसी के सफर में होश आ गया हो और उसने टैक्सी ड्राइवर को अपने काबू में कर लिया हो। अगर मेरी इस दुआ में असर ना भी होता तो वीरा होश में आने के बाद मेरी रिहाई के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। सरदार पाइंदा गुल और शंगारा वैली के नामों के सारे अगर वो फिलफोर अव्वल खान से राब्ता कर लेती तो मुमकिन था कि स्पेशल टास्क फोर्स वाले बराह रास्त सरदार पाइंदा गुल के गिरबान पर हाथ डालकर छोटे खान की राजधानी पर यलगार करते थे और मुझे शंगार वैली रवाना होने से पहले ही इस अजाब से निजात मिल जाती। लेकिन वो सिर्फ उम्मीदें थीं जो जिंदगी की डोर के तसलसल को बरकरार रखती हैं। अटल हकीकत यह थी कि मैं कहती था बाहर वक्त बहुत धीमे धीमे गुजर रहा था, उसके बाद रात आ जानी थी और हर तरफ पुरहोल सन्नाटे का राज हो जाता, या फिर दो शिकारी कुत्तों की खून अशाम सांसों की आवाजें सुनाई देती रहती। दीवारों के साथ धान और गंदम की बोरियां चुनी होने के बावजूद मेरे कान बाहर की आवाजों को सुन रहे थे। मेरे करीब ही कोई ऊंची सुरों में पश्तो गाना गुनगुना रहा था। कैमा बस्ती में खेलने और लड़ने वाले बच्चों का शोर भी कभी कभार हवा के दोष पर उबरता हुआ सुनाई दे जाता था। 2 मरतबा काफी फासले से इंजनों के बेदार होने की आवाजें भी सुनाई दी थी जो रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई थी। शायद कराची में चोरी छुपे नौकरी या कारोबार करने वाले मुतमव्विल अफगान मुहाजिरीन तफरीह या खरीदारी के लिए शहर का रुख कर रहे थे। इस तारीकी और तन्हाई में आवाज शनासी का वशुगल मुझे खासा दिलचस्प महसूस हुआ। अंदाजा लगाकर मैं कदरे आसानी के साथ अपना वक्त गुजार सकता था। बेकारी के मुकाबले में इस तरह सिगरेट की तलब का एहसास भी कम हो गया था जो मेरे लिए बहुत सूदमंद था। मेरे पैकेट में सिर्फ 5 सिगरेटें बाकी रह गई थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि छोटा खान मुझे सिगरेटें फराम करेगा या इस सहूलत से इनकार कर देगा। कुछ देर बाद किसी कार के इंजन की आवाज आई। आवाज कुछ शनासा सी थी। मेरी छठी हिस्स ने टैक्सी की हाँक लगाई और मेरे वजूद पर मायूसी की एक लहर छा गई। बारिश ड्राइवर बेहोश वीरा को किसी वीराने में डालकर छोटे खान के पास वापस लौटा था। इसका मतलब था कि मेरी पहली दुआ नाकाम लौटा दी गई थी। वीरा को वापसी के सफर में होश नहीं आया था और मेरे लिए बस एक ही उम्मीद बाकी रह गई थी कि वीरा अव्वल खान से राब्ता करने में कामयाब हो जाए। खैमा बस्ती की किसी आरजी मस्जिद से बुलंद होने वाली अजान की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक कर झुर्रियों से आने वाली रोशनी का जायजा लेने लगा। रोशनी बाकी थी मगर जर्द पड़ रही थी। मेरे रिस्ट वॉच के डायल के रोशन हिंद से 5 बजने का ऐलान कर रहे थे जिसका मतलब था कि वो असर की अजान थी। बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं भी अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हो जाऊं, लेकिन फिर याद आया कि मैं पाक नहीं था। मैं बकसरत नहाने का आदी था लेकिन कभी बाकायदा गुस्ल करके पाक और साफ होने का ख्याल नहीं आया था। गुस्ल होता तो भी वजू का मसला था। वजू पर तयम्मुम याद आ गया। मेरे दिल ने कहा कि जब वजू तयम्मुम से हो सकता है तो गुस्ल भी हो जाएगा, लेकिन मैं उस आहिनी कंटेनर में मिट्टी कहाँ से लाता। इसीलिए मैं दिमाग के किसी हिस्से में एक बेहुदा कहावत गूंजी, पतलून लगी फटने खैरात लगी बटने। ये ख्याल आते ही मैंने उन बुरे लम्हात में फैसला किया कि मैं जब भी इबादत शुरू करूंगा
मुसीबत के बजाय आजादी और मुसरत के आलम में करूंगा। झुर्रियों में चगाफ लगाने वाली रोशनी जर्द और फिर धुंधली पड़ते पड़ते मादूम होकर रह गई तो खैमा बस्ती से फिर वही आवाज बुलंद हुई। अजान खत्म होने के बाद फिजा में किसी इंजन की बेहंगम आवाज सुनाई थी। चंद लम्हों बाद वो आवाज बदल गई। उसी के साथ तारीख कंटेनर में बहुत मौहूम सा उजाला फैल गया, जिससे शायद सिर्फ मेरी हिसास निगाहें महसूस कर सकती थी। उसके बाद फिजा में एक नगमे की गूंज सुनाई थी। मैंने फर्ज कर लिया कि छोटे खान ने अपनी रियाया पर एहसान करते हुए वहां किसी जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ था, जो अंधेरा फैलने के बाद चला दिया जाता था। उसकी मदद से रोशनी करने के साथ ही शायद टेलीविजन वगैरह भी चलाए जाते होंगे, ताकि इस बस्ती के मजबूरों महरूम बासी अगले दिन की सख्तियां झेलने से पहले अपने पुराने अजाब भुला सके। इंजन की आवाज करख्त और एक ही जगह ठहरी हुई थी। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इससे शोर के बारे में मेरा कयास दुरुस्त ही था और उसे ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे के करीब खत्म हो जाना चाहिए था। मेरे किसी सराहने के बगैर सख्त आयनी फर्श पर लेटना सुहाने रूह था। मैंने फर्श पर अनाज की 2 बोरियों को जोड़कर अपना बिस्तर तैयार करने का फैसला कर लिया। इस हिस्से में बोरियां छत तक चुनी हुई थी और एक दूसरे में इस तरह फंसी हुई थी कि उन्हें दरमियान में से निकालना खासा मुश्किल था। अगले हिस्से से बोरी गिरने की धमक बाहर वालों को भी मेरी तरफ से बदजन करके फौरी तशद्दुद पर उकसा सकती थी। इसलिए मैंने अपने कमरे ही की एक दीवार पर तबाजमाई करने का फैसला कर लिया। मैं इस रात भूखा प्यासा सोने की उम्मीद पर आहिस्तगी से काम कर रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ था कि कंटेनर के दरवाजे पर तेज आवाज सुनाई थी। मैं मुतवक्का बाज पर उसके लिए अपने चढ़े हुए सांसों पर तेजी से काबू पाने की कोशिश करने लगा। तेज खटकों के बाद खुश्क कब्जों की पुरशोर आवाज के साथ दरवाजा खोला गया और पतले रास्ते से तेज रोशनी मेरे कमरे में दर आई। इसी के साथ छोटे खान की इस्तजाइया आवाज गूंजी, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? जिंदा हूं मगर बहुत भूखा हूं। मैंने कोई पेशकदमी किए बगैर जवाब दिया। बाहर आओ, दुरुस्त लहजे में कहा गया। मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं। खौफ से मेरा जहन सुन्न होकर रह गया था। क्या वो मुझे शिकारी कुत्तों के हवाले करने वाला था? लेकिन मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया। छोटे खान के जहन में समाई हुई किसी बात को तब्दील करना मेरे बस से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि मैं पूरी दलेरी के साथ हर सूरत हाल का सामना करूंगा। आ रहा हूं, मैंने जवाब दिया और बोरियों के दरमियान छोड़ी हुई तंग सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक बल्ब रोशन नजर आ रहा था। उसके पस मंजर में खैमा बस्ती के एक हिस्से में बरकी रोशनियां नजर आ रही थी। मैंने चंद कदम बढ़ाए थे कि कुत्तों ने फिजा में मेरे वजूद की बू सूंघ कर खूनखार आवाजों में गुर्राना शुरू कर दिया। सुरंग अबूर करके मैं कंटेनर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो तेज रोशनी के पीछे खड़ा हुआ छोटा खान मुझे नजर नहीं आ सका, लेकिन पतली कमर और लंबी टांगों वाले वो वहशी कुत्ते जरूर नजर आ गए, जो अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाले गुर्राते हुए ट्रेलर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पूरी तरह रोशनी में थे। मुझे देखते ही उन दोनों कुत्तों पर दीवानगी का दौरा पड़ गया और वो अपने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखते हुए कंटेनर पर चढ़ आने की कोशिश करने लगे, जो जमीन से तकरीबन 2.5 फुट बुलंद ट्रेलर पर रखा हुआ था। मैं पेशकदमी तर्क करके अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। बाहर निकलो, कुत्तों के कान फाड़ देने वाले शोर में छोटे खान की बरहम आवाज गूंजी। कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए हैं और जंजीरें रखवालों के हाथों में है। तुम्हारा दम क्यों निकल रहा है? छोटे खान की खामोश होते ही उन कुत्तों को पीछे खींच लिया गया, लेकिन वो बदस्तूर अपनी लाल लाल जुबानें लटकाए आगे बढ़ने के लिए जोर लगाते हुए भौंकते जा रहे थे। मेरे ज़हन में ये इम्कान उभरा कि कहीं मेरे नीचे उतरते ही वो खूनखार कुत्ते मुझ पर न छोड़ दिए जाएं, लेकिन मैं अपनी जगह पर ठहरा न रह सका। मैंने चंद ही सानियों में ये जायजा ले लिया था कि कुत्तों से दू बदू मुकाबले की सूरत में मुझे उनके जिस्म के किन हिस्सों को अपनी बेरहमाना ठोकरों का निशाना बनाना है। मैं चंद कदम का फासला तय करके दरवाजे के करीब पहुंचा और नीचे कूद गया। मेरे नीचे उतरते ही रोशनी का रुख तब्दील हो गया। इस वक्त मैंने देखा कि शेड में लगा हुआ वो ताकतवर बल्ब जमीन में गड़े हुए एक बांस पर बांधा गया था और रोशनी का रुख हस्बे जरूरत तब्दील किया जा सकता था। इस वक्त मुझे रोशनी में छोटा खान नजर आया। उसके हाथ में खिलौने जैसी रूसी क्लाशनकोफ तपी हुई थी। क्लाशनकोफ में बड़ा मैगजीन चढ़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त उसकी नाल का रुख जमीन की तरफ था। छोटे खान के साथ ही 2 अजनबी खड़े हुए थे, जिनके दुरुस्त चेहरों से तुंदखुई टपक रही थी। उनमें से हर एक के हाथ में आईनी जंजीर लटकी हुई थी, जिसकी मदद से उन दोनों ने अपने अपने कुत्तों को मुझ तक पहुंचने से रोका हुआ था। कुत्तों की जोर आजमाई पर काबू पाने के लिए उन दोनों को वाज़ेह तौर पर काफी मेहनत करना पड़ रही थी, जिसके अंदाजे के लिए उनके आगे पीछे जमे हुए कदम और पीछे की तरफ झुके हुए बदन ही काफी थे। मैं तुम्हारे कुत्तों से खौफजदा नहीं हूँ, मैं नीचे पहुंचने के बाद पुरस्कून लहजे में कहा। मैं बस इनके तेवरों का अंदाजा लगाना चाह रहा था। वो फिक्रे अदा करते हुए जहां मैंने अपने हौसले का मुजाहरा किया था, वहीं यह एहतियात भी अपने पेश नजर रखी थी कि मेरे अल्फाज या लब लहजे में ऐसी जारियत नहीं होनी चाहिए जिससे मुश्तिल होकर छोटा खान मुझे बिला वजह ही अपने कुत्तों से लड़ाने पर तुल जाए। वो तालीम याफ्ता मुहज्जब जरूर था, लेकिन उसके रगों में वही कबायली खून दौड़ रहा था जिसने जरा सी देर में 92 फौजियों को अपनी अफीम के फसल के लिए इंसानी खाद में तब्दील कर दिया था। वो अब एतबारी से हंस पड़ा। ये न कहो, इन कुत्तों से बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। ये खूनी कुत्ते हैं और मेरी कैद से फरार होने की कोशिश करने वाले 3 दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। इन पर एक बार खून सवार हो जाए तो इनके रखवाले भी इनके सामने बेबस हो जाते हैं। तो हरीफ लड़ते हैं तो एक की जीत और दूसरे की हार ही हुआ करती है। मुझे इनसे मुकाबला करने का कोई शौक नहीं है।
लेकिन मजबूर हो गया तो उन्हें भी अब तक का खाया हुआ याद आ जाएगा। मैंने कहा, आदमी दिलेर मालूम होती हो। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, खान बाबा बहादुरों की बहुत कदर करता है, लेकिन किस्मत ने तुम्हें उनके मुकाबले में ला खड़ा किया है। अब तुम्हारे मुकद्दर का फैसला उसी की मर्जी के मुताबिक होगा। बस ये याद रखना कि अब इन कुत्तों ने तुम्हारी बू सूंघ ली है। अगर तुमने हमारी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये कुत्ते तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। इनसे जीत कर भी तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि अपने कदमों पर खड़ा हो सको। मैं बिला वजह खतरात मोल लेने का आदी नहीं हूँ। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि सरदार पाइंदा गुल को मेरे बारे में संगीन गलतफहमी हुई है। उससे मुलाकात होगी तो मैं उसे पूरी तरह मुतमईन कर दूंगा और वो खुद ही मुझे इज्जत के साथ आजाद कर देगा। उसने मुंह बनाकर दोनों कंधे उचकाए और बोला, वो तुम्हारा और खान बाबा का मामला होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी तहवील में कोई गड़बड़ न करो ताकि मैं तुम्हें सही सालम हालत में श्रृंगार वैली भेज सकूं। तुम बेफिक्र हो, मैं बुज़दिलों की तरह भागने के बजाय मर्दानगी के साथ हालात का मुकाबला करने वालों में से हूँ। मेरा यकीन है कि जब तक मेरा वक्त पूरा नहीं हो जाता दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल में बीका नहीं कर सकती। और अगर मेरा वक्त आ ही गया है तो ये कुत्ते बहुत बड़ी चीज है। कोई हकीर सी चूंटी भी मेरी नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचकर मुझे अब्दी नींद सुला सकती है। मेरे जवाब पर वो खुश हो गया और एक तरफ मुड़ते हुए बोला, फिर आओ थोड़ी देर तक खुली हवा में बैठकर गपशप करते हैं। इस भरी बस्ती में सब लोग मेरे हुक्म के गुलाम है, लेकिन इनमें से एक भी इस काबिल नहीं है कि मैं उसे अपना दोस्त समझ सकूं। तो क्या मैं खुद को तुम्हारा दोस्त समझ लूं? मैंने उसकी तकलीद करते हुए पूछा। मैंने उसकी बात से अंदाजा लगा लिया था कि वो इस खैमा बस्ती का बेताज बादशाह होने के बावजूद तन्हाई के अजाब में मुब्तला था। बाहर आने वाले अजड और तुंदखू अफगान मुहाजिरीन के मुकाबले में वो खासा तालीम याफ्ता था और उस एतबार से उसकी ज़हनी सतह भी उनसे बुलंद थी, जो उसे उनके साथ घुलने मिलने नहीं देती थी। मेरी कायम की हद में तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन जो ही तुमने मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा करने की कोशिश की मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाऊंगा। उसकी आवाज खुश्क और गंभीर थी। तुम मेरे दानाद दुश्मन हो। मैंने उसे खुश करने की नीयत से कहा, और दानाद दुश्मन नादान दोस्त से 1000 दर्जे बेहतर होता है। मैं तुम्हारे एतमाद की कसौटी पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस दौरान में कुत्तों का शोर हैरतनाक तौर पर मालूम हो चुका था। शायद उनके रखवालों ने किसी मौरूसी चुटकुले के जरिए उन्हें बहलाकर खामोश कर दिया था। कुत्ते न सिर्फ खामोश हो चुके थे बल्कि इस वक्त है मेरी निगाहों की रसाई में भी नहीं रहे थे। मुश्तैल कुत्तों का यूं खामोश हो जाना मेरे लिए हैरत से ज्यादा तशवीश का बायस साबित हुआ था। इससे यह बात जाहिर हो रही थी कि कुत्तों की भरपूर तरबियत की गई थी और वो अपने आकाओं के मुतय्यन किए हुए मकासद के हसूल के बारे में हर वक्त मुस्तअद रहते थे। अब्दुर्रहीम खान के साथ उसकी चारपाई की तरफ चाहते हुए मैं देखा कि वीराने में कायम की हुई इस खैमा बस्ती में अगरचे चिरागा नहीं था, लेकिन फिर भी बरकी कमकमों की रोशनी ने इस इलाके को इस हद तक रोशन कर दिया था कि वहां जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया था। खैमों और झोंपड़ियों के दरमियान में एक टेलीविजन स्क्रीन भी रोशन नजर आ रही थी, जिसके गिर्द खासी भीड़ लगी हुई थी। इस असना में अब्दुर्रहीम खान सिगरेट सुलगाने के लिए रुका तो मुझे बेइख्तियार सिगरेट की तलब महसूस होने लगी, जिसे मैंने काफी देर से दबाया हुआ था। मुझे सिगरेट पीने की इजाजत है? मैं धीमी आवाज में उससे सवाल किया। सिगरेट का एक गहरा कश लेने के बाद उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और चुपते हुए लहजे में बोला, सिगरेट पीने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत क्यों पेश आई? मेरे पैकेट में सिर्फ 4 सिगरेटें बाकी रखेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इनके खत्म होने के बाद नया कोटा मिलने की उम्मीद हो तो जरा खुलकर आयाशी कर लूं। जब तक तुम्हें श्रृंगार वैली के सफर पर रवाना नहीं किया जाता हम तुम्हें रोटी पानी फराहम करते रहेंगे। सिगरेट तुमको खुद खरीदनी होगी। ऐसी बेजरत चीजें रजब खान मुनासिब दामों पर बेचता है। रजब खान कहाँ होता है? मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगाने के बाद पूछा। बस्ती में, और कहाँ होगा वो? छोटे खान ने तेजी से कहा, अब ज्यादा बातें करके मेरा दिमाग खाली मत करो। ये बताओ कि तुम शराब भी पीते हो या नहीं? थोड़ी बहुत अस्काच पी लेता हूँ। मैंने इस खुशखबरी पर अपना रद्दअमल पोशीदा रखते हुए कहा। उसने अपनी चारपाई के करीब पहुंचकर तकिए के नीचे से रेड लेबल की मोहरबंद बोतल निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 700 रुपए की है। रजब खान को शहर से 600 में मिलती है। और तुम क्या करोगे? मैंने बोतल उसके हाथ से लेकर चारपाई पर रखते हुए पूछा। मेरी फिक्र छोड़ो और 700 रुपए निकालो, मैं भी दूसरी मंगवा लूंगा। धूल मेटे हुए ट्रेलर में फंसी हुई एक लकड़ी के सिरे पर जलते हुए बल्ब ने वहां खासी रोशनी फैलाई हुई थी। मैंने रोशनी में गिनकर 750 रुपए छोटे खान के हवाले किए ताकि वो मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट भी मंगवा दे। अब्दुल खान ने चारपाई पर बैठते हुए किसी को आवाज दी, जिसका फौरन ही जवाब आया। चंद सेकंड के बाद कुत्तों का एक रखवाला वहां मौजूद हुआ। छोटे खान ने अपनी मादरी जुबान में उसे कुछ हदायत दी। मेरे दिए हुए नोट उसके हवाले किए और वो वहां से सीधा बस्ती की तरफ चला गया। इस वक्त अब्दुर्रहीम खान की चारपाई पर मोटे गद्दे वाला बिस्तर बिछा हुआ था। इस चारपाई के पाए इतने नीचे थे कि उसे ट्रेलर की बाड़ी के नीचे बिछाने के बाद भी उस पर लेटा या बैठा जा सकता था। चारपाई के नीचे वाटर कूलर और उसके साथ 2 गिलास भी मौजूद थे। मेरे जहन में अब्दुर्रहीम खान के इस तर्ज जिंदगी के बारे में चुभन मौजूद थी, जो वक्त गुजरने के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो सरदार पाइंदा गुल का भांजा था और दुनिया की हर आसाइश उसकी दस्तरस में थी, लेकिन फिर भी वो बेसर सामानी के आलम में इस बस्ती में रह रहा था। अगर इसमें कबायलियों की रवायती जफाकशी
और सख्त जानी न होती तो वो इस खुले मैदान में शायद चंद घंटे भी ना गुजार पाता और धूल मिट्टी से बौखलाकर वहां से भाग लिया होता। वो इतने इत्मीनान से अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था जैसे वो इसी माहौल में पला बड़ा हो। गिलास लेकर तुम शुरू करो, कूलर में ठंडा पानी है, उसने मुझे दावत दी। मैं नीचे से दोनों गिलास उठा लिए। एक के बाद जब मैं दूसरे गिलास में स्कॉच अंडेलने लगा तो उसने मुझे सख्ती के साथ रोक दिया। तुम अपना हिसाब देखो, मैं अपनी बोतल से लूंगा, वो आ जाएगी तो तुम उसमें से एक पैग मुझे दे देना। मैंने कहा, ये अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं पीता रहूंगा और तुम खाली बैठे अपनी बोतल का इंतजार करते रहो। मैं इसका आदी हूँ। वो तेज मुस्कुराहट के साथ बोला, औरत शराब और सिगरेट में किसी से साझा नहीं करता। ये तीनों चीजें अपनी ही अच्छी लगती हैं। ऐसे कामों में दूसरों की शराकत बर्दाश्त करने वाले को मेरे कबीले में बुज़दिल बल्कि नामर्द समझा जाता है। मुझसे बहस न करो, मैं तुम्हारी झूठी बोतल से शराब नहीं ले सकता। मैंने बात बढ़ाए बगैर अपना सर झुका लिया। उसकी मंतक बहुत अजीब और नाकाबिले फहम सी थी। मैंने उस बोतल से अपने लिए स्कॉच जरूर रंडेली थी, लेकिन वो सिर्फ इस बिना पर बोतल को झूठा करार दे रहा था। बहरहाल वो उसकी अपनी सोच थी। मैंने अपना इखलाकी फर्ज अदा कर दिया था। अगर उसे मेरी दावत पर एतराज था तो उसका जाती मामला था जिस पर तकरार करने से बदमज़गी पैदा हो सकती थी। मेरे लिए यही गनीमत था कि उसने मुझे अपना कैदी करार देने के बावजूद इस वक्त मुझे अपनी हम निशीनी का एजाज बख्शा हुआ था। मैंने अपना गिलास बना लिया, लेकिन मैं नोशी का आगाज करने के बजाय बस्ती का जिक्र छेड़ दिया। यह बस्ती तुमने खुद कायम की है या किसी इदारे ने इन लोगों को यहाँ लाकर बसाया है? मैंने पूछा। सारी अफगान खैमा बस्तियां अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन के इदारे ने कायम कराई है। जगह वगैरह का बंदोबस्त पाकिस्तान की हुकूमत करती है। अब न सब कुछ जंग की भट्टी में झोंक कर आने वालों के साथ यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। देखा जाए तो इन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती ही है। फिर ये जनरेटर और टेलीविजन वगैरह कहाँ से आए हैं? मैंने हर से पूछा। ये सब सरदार बाबा की मेहरबानियां हैं। बिजली के अलावा हमने इस आबादी में बड़े सिलेंडरों के जरिए गैस भी दी हुई है। 3 तंदूरों पर औरतें बारी बारी अपनी रोटियां पकाती हैं। हर 3 घरों के लिए गैस का एक चूल्हा भी है। इससे पहले हमारी औरतें जलाने की लकड़ियां जमा करने के लिए मीलों दूर की खाक छानती थी। तुम्हारी जमीन इतनी निकम्मी है कि यहाँ ईंधन की लकड़ी तक नहीं उगती। ऐसी बस्तियां किसी सरकारी सरपरस्ती के बजाय इमदादी बाहिमी के जज्बे से ही चल सकती हैं। मैं हैरान हूं कि तुम्हारे सरदार ने इन लोगों की आसाइशों का इतना ख्याल रखा हुआ है। पहले हम इस टैंकर में पानी लेकर आते थे, ये भी हमारा खरीदा हुआ है। इसके लिए ट्रैक्टर का भारी किराया देना पड़ता था। फिर हमने एक पिकअप पर 2 बड़ी बड़ी जस्ती टंकियां रखवा दी। वो पिकअप सुबह शाम 2 फेर लगाती है और हमें पानी की कोई किल्लत नहीं होती। अब्दुल रहीम खान ने फखर अमीर लहजम बताया। इसी वक्त कुत्तों का रुखवाला सिगरेट का पैकेट और शराब की दूसरी बोतल ले आया और अब्दुल रहीम खान ने नदीदेपन के साथ नई बोतल खोलकर अपना आधा गिलास स्कॉच से भर लिया। फिर उसे पानी से भरकर फौरन ही एक बड़ा घूंट हल्क से उतार लिया। मैंने भी उसकी बेसब्री से लुत्फानंदोज होते हुए अपने लब तर कर लिए। क्या यह रहने वाले सारे अफगान मुहाजिरीन शिंगार वैली से आए हुए हैं? मैंने कदर तवक्कुफ के बाद सवाल किया। ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बदनसीब हैं। पहले इन्हें जो अनाज बांटा जाता था वो धूप और बरसात में गल सड़ कर खराब हो जाता था, लेकिन जब से सरदार बाबा ने इनके सरों पर हाथ रखा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा वालों का यह ट्रेलर और कंटेनर यहाँ रोक लिया है। अब सारा अनाज इसमें महफूज रहता है। 3 महीने बाद नई खेप आती है तो ट्रक भरा हुआ कंटेनर यहाँ छोड़कर खाली कंटेनर को ट्रेलर समेत ले जाता है। तुम लोग इस किस्म के कितने कैंप चला रहे हो? मैंने मरूब होते हुए सवाल किया। वो तल्ख हंसी के साथ बोला, कराची में अपना काम चलाने के लिए हमें ऐसे महफूज ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सरदार बाबा कोई खैरात खाना नहीं चलाता जो अपने वतन से भागकर पराई जमीन पर पनाह लेने वाले तमाम मुफ्तखोरों को रोटियां फराम करता रहे। उसके अल्फाज की तलखी ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मैंने मुफ्तखोर कह रहे हो? मेरा तो ख्याल था कि इन लोगों ने रूसियों से टक्कर लेकर तारीख का बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तरबदर की ठोकरें खाने वाले ये खानुमा बर्बाद लोग हथियार उठाने वालों को कोसते हैं। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, ये सब खदामत परस्त लोग हैं। अफगान अपने माजी पर नाज़ा और हाल में मगन रहने वाले लोग हैं। रूसी फौजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हम सदियों से इनके पड़ोस में रहते आए हैं, लेकिन हमारी सारी रवायात अभी तक जिंदा थी। तुम लोगों को अपना और अमरीकियों को गर्म पानियों के बंदरगाहों का खौफ था और तुम दोनों ने अपनी जंग हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी। कुछ लोग तुम दोनों के खेल को समझे बगैर मैदान में कूद पड़े और अंजाम पूरी अफगान कौम भुगत रही है। इतने आदमी रूसियों ने नहीं मारे होंगे जितने आपस की पैकार में मारे जा चुके। हमारी सरजमीन पर बारूद को आग दिखाने के साथ ही तुमने हमारे मुहाजिरीन को अछूत बनाकर रख दिया है। हमारे बच्चे बाजारों में बोझ ढोते हैं। मर्द कम उजरतों पर चोरी छुपे काम करके इतने पैसे जमा करने की फिक्र में लगे रहते कि तुम्हारे राशि अफसरों के पेट भरकर यहाँ के शिनाख्ती कार्ड बनवा सके। अफगानियों की पूरी नई नस्ल इस खूनरेजी का ईंधन बन चुकी है। खुदगर्जियों की साजिश ने बच्चों पर तालीम और बाइज्जत रोजगार के दरवाजे बंद करके इनके हाथों में कशकोल थमा दिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उसकी गुफ्तगू में वक्फा आते ही मुसालिहाना संजीदगी के साथ कहा, मैंने इस बारे में इस अंदाज से कभी सोचा ही नहीं था। वो बोलने का शौकीन मालूम होता था। ऐसा आदमी नशे में हो
और फिर जज्बाती भी होने लगे तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी दानिश में वो मौजू वहीं खत्म करना नागुज़ीर हो गया था। सच पूछो तो इन हालात से मेरे खानदान और कबीले को बहुत फायदा पहुंचा है। वो एक और लंबा घूंट लेने के बाद कदरे ठहरी हुई आवाज में बोला, मुफ्त के हथियारों और मैगजीन ने हमें शिंगार वैली में नाकाबिले शिकस्त बना दिया है। फालतू हथियार और साजो सामान बेचते रहने के बावजूद इस इलाके में सरदार बाबा का तूती बोलता है। कोई हमारे अफीम के खेतों या लिबार्टियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम दलालों के हाथों उन्हें पूर्ण दामों पर सौदा करने के बजाय अपनी हेरोइन कराची में असल खरीदारों के हाथ बेचने लगे। इन भूखे नंगे मुहाजिरों की आड़ में हमें पनाह मिली हुई है। हमारे लिए ये सब बहुत अच्छा है। हमने पिशावर और मर्दान में जायदादें बना ली हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये ख्याल आता है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। हमारी जमीन पर भड़कती हुई आग को बुझाने के लिए कौन आएगा? कोई ना कोई आ ही जाएगा। मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, शायद अभी उनके लिए हालात साजगार नहीं है। तुम किसका जिक्र कर रहे हो? कौन आ जाएगा? उसने आंखें निकाल कर पूछा। अंदर ही से कोई उठेगा, मैंने बुखला कर कहा। हो सकता है कि अभी हालात ऐसी कुव्वतों के हक में ना हो। तुम्हारी तरह बहुत से अफगान दर्दमंदाना अंदाज में सूरत हाल पर निगाह रख रहे होंगे। हाँ ये तो है, वो सर हिलाते हुए बोला और फिर गिलास में से बाकी मादा स्काच पानी की तरह अपने मेदे में उतार कर दूसरा गिलास बनाने में मसरूफ हो गया। मैं दिलचस्पी के साथ उसका जायजा लेता रहा। अगर वो इतनी तेज स्काच इसी रफ्तार से पीता रहता तो थोड़ी ही देर में इंटा गफील हो सकता था।